गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने भी एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है और प्लान ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाया जाए। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, उनको कन्वर्ज किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को कहा गया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाओ लगभग 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ में, और उससे जो है आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कैसा ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन है सहकार से समृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो खासकर जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने का ये प्लान है एट द लेवल ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है। तो 1 क्रेडिट सोसाइटीज़, 1 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है वो कंट्री में काम कर रही हैं ऑलरेडी। इसीलिए जो है इस लेवल पर लेकर जाना इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे जो है ऑलमोस्ट 13 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी और जो चेयरमैनशिप होगी वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के पास होगी, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और जो उनके सेक्रेटरीज हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। और वो टाइम टू टाइम जो है वो गाइडलाइंस और इम्प्लीमेंटेशन जो मेथडोलॉजीज है उसको चेंज करते रहेंगे। अब इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम जो है उनको कन्वर्ज किया जा रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कुछ स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की कुछ स्कीम है, इन सब को मर्ज किया जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो अब हम जो है ऐसा नहीं कर रहे कि सेंट्रलाइज लेवल पर हम एक स्टोरेज ग्रेन स्टोरेज का हम सिस्टम बना रहे हैं, बल्कि उसको हम लोकल लेवल पर लेकर जा रहे हैं, विलेज लेवल पर लेकर जा रहे हैं। इससे होगा क्या? एग्रीकल्चर स्टोरेज की जो शॉर्टेज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हम एड्रेस कर पाएंगे। गोडाउंस जो है वो लेवल ऑफ जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लेवल पर हम जो गोडाउंस बना पाएंगे। इससे होगा क्या? उनको क्या हेल्प मिलेगा? जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है, जो स्टेट एजेंसीज काम करती हैं, उनके लेवल तक जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा। फेयर प्राइस शॉप्स जो है उनको सर्व करेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के लेवल पर जो है ये सर्व करेगा, किया जाएगा। इस डिसेंट्रलाइज स्टोरेज की वजह से क्या होगा कि जो लोकल लेवल की कैपेसिटी है वो भी क्रिएट होगी, जिससे फूड ग्रेन की वेस्टेज भी नहीं होगी और फूड सिक्योरिटी भी कंट्री की जो है वो स्ट्रेंथन रहेगी। और कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है क्रॉप्स की फार्मर्स को, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा होता, तो उनको ज़बरदस्ती वो बेचनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो पेरिशेबल हैं, वो ख़राब हो जाएंगी। इसके लिए अगर जो है डिसेंट्रलाइज लेवल पर स्टोरेज कैपेसिटी हम बना देंगे तो फार्मर्स को ये डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेंगी, तो वो अच्छा प्राइस जो है वो अपनी प्रोड्यूस के लिए वो ले पाएंगे। गवर्नमेंट की भी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स की जो कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ की, वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो इससे जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं, क्योंकि उनके लेवल पर ये काम होने वाला है, तो उनको भी स्ट्रेंथन हो पाएंगी। अब इसका टाइम फ्रेम ये दिया गया है कि 15 दिन की कैबिनेट अप्रूवल के 15 दिन के अंदर अंदर ये गाइडलाइंस जो है वो निकाल देनी चाहिए, और ये पूरा प्लान जो है, प्रपोजल जो है, 45 डेज़ के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिटीज़ 2.0। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 इनिशिएटिव को अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन की एक डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर इस जो है प्रोग्राम को चलाने वाली है। अब जो फर्स्ट पार्ट था इस प्रोग्राम का, उसमें क्या किया गया कि कंपेटिटिवली जो है प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी वहाँ पर प्रमोट की जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट सिटी लेवल पर, क्लाइमेट एक्शन स्टेट लेवल पर, और नॉलेज डिसेमिनेशन एट नेशनल लेवल किया जा सके। उसके लिए इवन जो है यूरोपियन जो है एजेंसीज से लोन भी मिला। अब इसमें 3 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट तो ये कहता था कि 12 सिटी लेवल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से चलाए जाएंगे। सेकेंड लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो काम किया गया वो उड़ीसा में काम किया गया, कि वहाँ की कैपेसिटी डेवलपमेंट की गई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शन से रिलेटेड। तीसरा जो है, जो नेशनल लेवल पर किया गया, वो ये किया गया कि अर्बन मैनेजमेंट को कैसे जो है वो इंटीग्रेटेड किया जाए। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस भी दी गई तीनों लेवल पर। अब जो
सेकंड प्रोग्राम आ रहा है जो अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, वो यही सब फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देगा अप टू 18 स्मार्ट सिटीज़ को, ठीक है। उधर कॉम्पिटिटिवली सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। सेकंड लेवल पर जो पहले सिर्फ उड़ीसा में हो रहा था, अब वो सारी स्टेट्स और यूटीज़ जो है एलिजिबल हो पाएंगी उस क्लाइमेट से जो है रिलेटेड रिफॉर्म एक्शन के लिए। और कंट्री के लेवल पर अगर हम देखें, नेशनल लेवल पर देखें, तो गवर्नेंस अर्बन इंडिया में क्लाइमेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के भी जो है इंटरवेंशंस की जाएंगी। जो सिटीज़ 2.0 प्रोजेक्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम्स को भी सप्लीमेंट करेगी उसी के थ्रू, ठीक है। जैसे जो हमारा अमृत प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, इन सब के थ्रू भी इन सब को भी जो है सपोर्ट किया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट का नेम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ तो किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीगल प्रोविजन से जो है वो इम्यूनिटी मिल जाएगी क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं ये आर्टिकल 299 है क्या। तो आर्टिकल 298 कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो ट्रेड और बिजनेस करते हैं, और आर्टिकल 299 कहता है कि वो जो ट्रेड और बिजनेस है वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो अपने नाम पे नहीं बल्कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पर करते हैं। अगर स्टेट है तो गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट। अब 1954 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक डेफिनेटिव प्रोसीजर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे जो है वो इन्फोर्स किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो उसके लिए जो है कहा गया कि आर्टिकल 299 क्लॉज 1 में जो है एनफोर्समेंट के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट को प्रेसिडेंट का नाम या फिर गवर्नर का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सनली लायबल है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट या गवर्नर को हम पर्सनली लायबल नहीं मान सकते। फिर 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के नाम पर। फिर जो एग्जीक्यूशन है वो उस मैनर में की जाएगी जैसा गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑथराइज करेंगे। अब जो है ये क्यों केस दोबारा न्यूज़ में आया है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड एक पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है केस किया है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है एक टेंडर रिलेटेड डिस्प्यूट में। और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट ये कहता है कि जो भी पार्टीज़ हैं उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में वो कोई ऐसा आर्बिट्रेटर नहीं रख सकती जो उनका कोई एम्प्लॉय हो, कंसल्टेंट हो, एडवाइज़र हो, या कोई उसका पास्ट या फिर प्रेजेंट कोई रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो रूलिंग दी है उसमें ये कहा है कि अगर पार्टी जो है डिस्प्यूट में पार्टी अगर गवर्नमेंट है मतलब स्टेट है तो तो और ज़्यादा जो है वो एडजुडिकेटर जो है या आर्बिट्रेटर जो है उसको और ज़्यादा जो है वो ध्यान से सिलेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई जो उसका गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी तरह का तो लिंक होगा, है ना। और कोर्ट ने सेंटर की जो है इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सेंटर ने क्या बोला कि हम तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर या फिर गवर्नर के नाम पर कर रहे हैं, तो हमारे को तो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 299 तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि गवर्नमेंट की जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी की, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट या फिर जो है गवर्नर वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने रादर एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा उनको सोल आर्बिट्रेटर भी जो है वो एडजुडिकेट करने के लिए अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 2023 FW13। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक क्वाजी मून जो है वो डिस्कवर किया है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है और ग्रेविटेशनली लेकिन वो बाउंड बाय द सन है। अब एक्चुअल में तो ये एक एस्टेरॉयड है जिसको हम क्वाजी सैटेलाइट या क्वाजी मून भी कह सकते हैं। इसको पैन स्टार्स टेलीस्कोप के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है हवाई के जो है वल्केनो के पास से, और ये अर्थ की विसिनिटी में 100 BC जो है टाइम से जो है वो एक तरह से ऑर्बिट कर रहा है, और अगले 1500 साल तक ये ऑर्बिट और करेगा, ठीक है। और ये अर्थ को सर्कल तो कर रहा है लेकिन इसका जो ऑर्बिट है वो एक्चुअली सन के साथ सिंक है। इसका डायामीटर सिर्फ 10 से 20 मीटर के आसपास है और ये हमारे प्लैनेट को ओकेजनली जो है सर्कल करता रहता है। अब क्वाजी मून्स क्या होते हैं? क्वाजी मून्स ऑफ कोर्स यही क्वाजी सैटेलाइट्स हैं जो कि दिखता तो ऐसा है कि जैसे वो हमारे प्लैनेट को जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रेविटेशनली बाउंडेड बाय द सन होते हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैरेंट सी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो है एक नेवर बिफोर सीन वॉल्केनो देखा है एट द बॉटम ऑफ बैरेंट सी, जो कि कोस्ट ऑफ नॉर्वे के पास है। तो ये एक मार्जिनल सी है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे और रशिया के पास में पड़ता है। और इसको हिस्टोरिकल डच नेविगेटर विलेम बेरेंस जो है उन्होंने जो है फाउंड किया था, तो उसके उन्हीं के नाम पर है ऑफ कोर्स ये रखा गया है। अब इसकी बाउंड्रीज देखें तो जो आपका स्वालबार्ड आर्कीपेलागो है, जहाँ पर इंडिया का जो है ऑफ कोर्स आर्कटिक मिशन भी है, वो इसके जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। कारा सी जो है इसको सेपरेट करता है, और वाइट सी और पेचोरा सी जो है दोनों इसके जो है वो पार्ट्स हैं बेरेंट सी के। ये एक शैलो सी है और ये सब आर्कटिक क्लाइमेट है यहाँ पर। इसमें सैलिनिटी बहुत हाई है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ओशन करंट वहाँ पर पास होता है, और यहाँ पर जो है हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ये भी एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ने एक न्यू ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव जो है वो अप्रूव किया है, जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ठीक है, तो अब जो है ये इनिशिएटिव क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस इनिशिएटिव को जो है चलाएगी, और जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गैप्स रह गए हैं एक तरह से स्पेस बेस्ड या सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम में, उनको ये पूरा करेगा। ठीक है, अब ये एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करने वाला है, जिससे कि हम पूरी मॉडलिंग कर पाएंगे और टाइमली एक्सचेंज कर पाएंगे सारे ऑब्जर्वेशन और डेटा का। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है सस्टेन्ड ग्लोबल सरफेस और सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन ये देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, मीथेन से रिलेटेड, नाइट्रस ऑक्साइड कंसनट्रेशन से रिलेटेड एट्सेट्रा। और ग्लोबल हाउस गैस एमिशंस का प्रायर एस्टिमेट बनाने में हमें हेल्प करेगा। ग्लोबल हाई रेजोल्यूशन अर्थ सिस्टम मॉडल्स को ये फॉलो करने वाला है, और बेसिकली हम इससे जो डेटा जनरेट करेंगे उसी के बेसिस पर हम आने वाले टाइम में ऑब्जर्वेशंस अपनी मॉडल कैलकुलेशंस के लिए जो है वो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की अथॉरिटेटिव वॉइस है अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी और जो है वो जो है उसके ऊपर रिपोर्ट्स निकालने के लिए। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी सुप्रीम बॉडी जो है वो है एक्चुअली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पुराना किला, आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक रीसेंट राउंड ऑफ एक्सकेवेशन में देखा गया है कि दिल्ली का जो पुराना किला है, जिसको ओल्ड फोर्ट भी कहते हैं, वो बेसिकली वहाँ पर हमें एविडेंस मिला है कॉन्टीन्यूअस हिस्ट्री का, जो कि ऑफ दिस सिटी का, जो कि प्री मॉडर्न एरा से चल रही है। तो पुराना किला क्या है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। जो हुमायूं हैं उनके रेन के टाइम पर ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और शेर शाह सूरी के टाइम पर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। इसको जामा मस्जिद से, ये बेसिकली पुराना किला जो है वो जामा मस्जिद से इंस्पायर्ड है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। इसके जो 3 गेट्स हैं वो हैप्पी ब्लेंड हैं हिंदू और मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। 12 दरवाज़ा जिसको बिग गेट भी कहते हैं, हुमायूं गेट, तलक्की गेट जिसको हम फॉरबिडन गेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स देखें, वो सबसे टॉलेस्ट हैं, और जो इसकी जितनी भी वॉल्स हैं उनकी थिकनेस जो है वो 0.33 मीटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेली लॉ प्रोग्राम, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बताया है कि टेली लॉ प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, उसने एक न्यू माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें 40 लाख बेनिफिशरीज जो हैं वो प्री लिटिगेशन एडवाइस अभी तक ले चुके हैं। तो टेली लॉ प्रोग्राम क्या है, 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको लॉन्च किया था। एक ई इंटरफेस मैकेनिज्म है जो कि नीडी और मार्जिनलाइज पीपल को कनेक्ट करता है लीगल एड लेने के लिए पैनल लॉयर्स से। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक फैसिलिटीज़ के थ्रू जो है ये एडवाइस ली जा सकती है, और जो लोग तो एलिजिबल हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये लीगल एड मिलती है। ठीक है, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है सिलेक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा, और जो है उनको ई गवर्नेंस के थ्रू जो है ये वो सर्विसेज अपनी दे पाते हैं। तो जो एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए, विमेन, चिल्ड्रन, पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा, उनको तो फ्री में लीगल एड मिलती है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको नॉमिनल फ़ी देनी होती है, सिर्फ 30 रुपये फॉर ईच कंसल्टेशन। कौन कौन से केसेस को है जो है ये हैंडल कर सकते हैं, या इसके ऊपर किसके ऊपर जो है ये लीगल एडवाइस दे सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। डाउरी, फैमिली डिस्प्यूट, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटेनेंस ऑफ विमेन चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, राइट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड लैंड एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोंगाड़ी शॉल। ये भी टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली तेलंगाना के वूलन गोंगाड़ी शॉल्स का इस्तेमाल करते हुए, उनको रीफैशन करते हुए फार्मर्स के लिए शूज़ बनाए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद द्वारा।
ठीक है। तो गोंगाड़ी शॉल क्या है? ये एक ट्रेडिशनल वूलन ब्लैंकेट है जो कि इंडिजिनस कुरुमा पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो है वो वीव करते हैं डेकनी शीप से। तो इसको जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो है एक बार जो है वो देखा गया कि पहले ऑफ कोर्स ये सर्व करते थे ये ब्लैंकेट हार्श विंटर्स से जो है वो डील करने के लिए। इसकी ड्यूरेबिलिटी और वर्सेटिलिटी बहुत अच्छी है। कई डेकेड, ये एक डेकेड से भी ज़्यादा जो है ये ड्यूरेबल रहता है और ये फेड नहीं होता, बल्कि ये टाइम टू टाइम डार्क होता है रहता है, ठीक है, विद टाइम। जो इसकी जो गुंगाड़ी है, इसको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है कि बिना किसी डाई के इसको जो है वो नेचुरल कलर से जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is world's largest grain storage plan. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has recently given approval to for the constitution and empowerment of an interministerial committee which will be looking forward to the implementation of world's largest grain storage plan in cooperative sector. And there will be convergence of several schemes of Ministry of Agriculture, Ministry of Consumer, Ministry of Food Processing Industries, and based upon that a plan has been made. So Ministry of Cooperation has been asked that you should be selecting at least 10 districts from different states and UTs in the country and run a pilot program to provide valuable insights into the various regional requirements of this project. So this is the vision of Prime Minister Modi, that we have to strengthen the cooperative sector, Sahkar se Samriddhi, and various types of agriculture infrastructure would be set up at the level of primary agriculture credit societies. So there are about 1 lakh of such societies in the country, and a huge number of members are there. About 13 crore farmers are members of these organizations or these societies. So what is the plan actually? So interministerial committee would be of course constituted and under the chairpersonship of Minister of Cooperation, and they would time to time modify guidelines and implementation methodologies, and certain schemes of the government have been converged under this mega plan. And how it would work? So of course the idea is not to have a centralized uh, storage system, but to take it to the local level, at the level of primary agriculture credit societies. So this would of course help the primary agriculture credit societies also, and a decentralized storage capacity at the local level would also reduce our food grain wastage and strengthen the food security of our country. So it you know that certain times you may have seen that farmers are being forced to sell their produce at the distress level, and because they do not have a storage facility. So once you give them the storage facility, there would be no need for distress sales, and they would realize better prices for their produce. So this would also reduce the costs incurred in the transportation of food grains for the procurement agencies, and this will ultimately also strengthen the primary agriculture credit societies. So the time frame has also been decided that within 15 days of this cabinet approval, implementation guidelines should be issued, and the entire proposal should be implemented within 45 days of this cabinet approval. So the next topic is Cities 2.0. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has approved city investments to innovate, integrate and sustain 2.0 project, which has been conceived by Ministry of Housing and Urban Affairs in partnership with French Development Agency, European Union, German agency, this KfW, and National Institute of Urban Affairs. Okay, so in the first phase of this project, these projects were selected, and circular economy in those projects at the city level were like integrated waste management were being focused upon, and at the state level climate oriented reform actions were proposed, and at the national level institutional strengthening was focused. Okay, so the funding was secured by a loan from the European Union and from the French and German development agencies. So this program was launched actually in 2018 initially, the first phase, and the first component was 12 city level projects were selected through a competitive process, and under component 2 the capacity development were to be facilitated in the state of Odisha, and at the national level urban management was focused upon. So technical assistance was also provided at all the three levels.
But now under cities 2.0, the same program is being extended to the national level. So financial and technical support will be given to about 18 smart cities, and that component to all states and UTs, not just Odisha anymore, will be eligible to support for support on demand basis. And at the national level, further climate governance action would be facilitated in urban India. So this will also supplement the actions of the existing schemes of the national programs of the government of India, like National Mission on Sustainable Habitat, Amrit 2.0, Swachh Bharat Mission, and Smart Cities Mission. Okay. So the next topic is Article 299 of the Indian Constitution. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has held recently that government, when entering into a contract under the president's name, cannot claim immunity from legal provisions under the Article 299 of the Constitution. So you know that under Article 298, the center and the state governments have the power to carry on trade or business, and under Article 299, they can make contracts in lieu of their executive power only with the expressed consent of the president or the governor, and these contracts are executed on behalf of the president and governor, uh, in uh, in states, of course. So in 1954, the Supreme Court held that there should be a definite procedure whereby the contracts must be made by agents acting on behalf of the government. So the president and the governor were, of course, nominated, and now all the contracts are made under their name. So in 1966, the court also held that there is certain requirement for government contracts, like the contract must be expressed in to be made by the governor or the president, and it must be executed in writing, and execution should be by such persons which the governor or the president have directed or authorized. So what is now the case? So the case is by an application filed by Glock Asia Pacific Limited, a pistol manufacturing company, which has said that central government has appointed an arbitrator, which is in violation of the Arbitration and Conciliation Act of 1996. So as per this act, under the seventh schedule of this act, none of the party or the counsel of this dispute can appoint an arbitrator which has been an employee, consultant, advisor, or it had any past relationship with that party. So in this case, the government has appointed an arbitrator which may have, or which may be having a certain relationship with the government in the past. So now the Supreme Court has said that when the party appointing the arbitrator is the state or the government, then the duty to appoint an impartial and independent adjudicator is even more onerous, because everyone or the other has certain kind of relationships with the government. So of course we have to take due caution. But the central government in response said that under Article 299, we are only this president is actually undertaking the contract, and we are not the party to it. But the Supreme Court has said that Article 299 is just a formality, and it is necessary to bind the government with contractual liability. So instead of that, the Supreme Court has appointed Justice Indu Malhotra as the sole arbitrator in this case. So the next topic is 2023 FW13. This topic is important for your science and tech section. So astronomers have recently discovered a quasi-moon called 2023 FW13, which is orbiting the Earth, but it is actually gravitationally bounded by the Sun. It is actually an asteroid, and it has been identified by Pan-STARRS telescope, and it is called a quasi-satellite or a quasi-moon of the Earth. It has been in Earth's vicinity since 100 BC, and it will keep encircling our planet for at least another 1500 years. So this is circling the Earth, but it is actually in sync with the Sun. Its diameter is just about 10 to 20 meters, and it is circling our planet occasionally. So what are these quasi-moons? So basically they appear to be orbiting our planet, but they are gravitationally actually bound by the Sun. So the next topic is Barents Sea. This topic is important for your international relations and your environment section also. So geologists have recently discovered a never before seen volcano at the bottom of Barents Sea, near the coast of Norway. So Barents Sea is basically a marginal sea of the Arctic Ocean, and it is located along the northern coast of Norway and Russia, and it is named after the historical Dutch navigator Willem Barents. So it is bounded by the Svalbard
archipelago in the northwest, where of course India's Arctic mission is also located. And this Barents Sea is separated from the Kara Sea by the Kara Strait, and White Sea and Pechora Sea. These are the two parts of this Barents Sea. So Barents Sea is basically a shallow sea, and it has a subarctic climate with high salinity, and the North Atlantic drift current passes through it, and that's why it has a high biological production compared to other oceans of similar latitude. So the next topic is Global Greenhouse Gas Watch. This topic is important for your environment section. So World Meteorological Congress has recently approved a new greenhouse gas monitoring initiative called the Global Greenhouse Gas Watch, which is an initiative of World Meteorological Organization, and it will fill the critical information gaps which are required to model the greenhouse gas emissions and monitor them, of course. And this will basically follow a top-down approach, and it will build on the existing capabilities in surface and space-based observations and modeling. And this will present us with a comprehensive picture so that global surface and satellite based observations of carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. can be tracked. So it will also help us in prior estimation of the greenhouse gas emissions, and will also provide us with global high resolution earth system models. Okay, so this data assimilation systems would work and generating products of higher accuracy. So what is World Meteorological Organization? It is a specialized agency of the UN, and it is the voice of the UN on the state and behavior of Earth's atmosphere. It is located in Geneva, and its supreme body is actually the World Meteorological Congress. So the next topic is Purana Kila. This topic is important for your art and culture section. So a recent round of excavations at the site of Delhi's Purana Kila, or Old Fort, has uncovered evidence of the continuous history of the city since pre-Mauryan era. So it is located on the southeastern part of the present city of New Delhi, and it is one of the oldest forts in Delhi, and it is built on the banks of Yamuna River. And the construction of it started during the reign of Humayun, and it was completed by Sher Shah Suri. So it was inspired by Jama Masjid, of course, and it is rectangular in shape. The three gates are a display of a happy blend of Hindu and Muslim styles of architecture. The eastern and western walls of the Kila are the tallest, and all the walls surrounding the Kila are 0.33 meters thick. So the next topic is Telelaw program. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Law has informed that Telelaw program has achieved a new milestone with 40 lakh beneficiaries who have been empowered with this pre-litigation advice. This was launched in 2017 by the Department of Justice, which is an e-interface. It connects the needy and marginalized people who are in need of legal aid with the panel lawyers, which through video conferencing or telephonic facilities. So any practicing advocate is selected by the Department of Justice, and it is made available under Telelaw service. The advice is generally free of cost to those who are eligible for free legal aid, like women, children, persons belonging to SC/ST category, victims of trafficking, etc. And for others, a nominal fee of ₹30 has to be paid for each consultation. So, what kinds of cases are being undertaken, and what kind of legal matters are addressed in the form of advice? So dowry, sexual harassment, family disputes, maintenance of women, children, and senior citizens, rights regarding property and land, etc. These cases are handled. So the next topic is Gongadi shawl. This topic is important for your art and culture section. Recently, Telangana's woolen Gongadi shawls have been refashioned into shoes for farmers by an alumni of National Institute of Design, Ahmedabad. So Gongadi is basically also known as Kambal, and is the traditional woolen blanket woven by the indigenous Kuruma pastoralist communities from the wool of the indigenous Deccan sheep. And this famous blanket has also served the Indian Army once during to beat the harsh winters, and it is known for its durability and versatility. It can last for more than a decade. It does not fade with time, but rather it grows darker in time. It is produced organically without any synthetic dye. Natural production is made of the colors, so that's why it is durable and also versatile. Okay, so the paste of soaked and cooked tamarind seeds are generally used for the color, of course. So these were our topics for today. We'll meet next time.
with new topics. Until then, goodbye and take care.